हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं योद्धा क्लासेस में। आज हम साइंस का एक और टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। भौतिक विज्ञान में हम पढ़ने जा रहे हैं मुख्य वैज्ञानिक यंत्र व उनके प्रयोग। यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो भी हमारे यंत्र इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। आप सभी इसके नोट्स बनाते रहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर जो हमारा यंत्र है उसका इस्तेमाल होता है विमानों की ऊंचाई को मापने के लिए। फिर दूसरा आता है हमारे पास एमीटर। एमीटर जो यंत्र है उसका इस्तेमाल होता है विद्युत धारा को मापने के लिए, जिसको हम विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम एम्पेयर में मापते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर वायु की गति तथा दिशा को मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आपने देखा भी होगा कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके छत पे ऐसे बाउल जैसी ऊपर बनी होती है आकृति, तो जिस दिशा में यंत्र बना होता है, तो जिस दिशा में हवा चलती है तो उस दिशा में वो घूमता है। ठीक है, वहां से हमें उसकी डायरेक्शन का भी पता चलता है और वहां हमें वायु की गति भी बताता है। उसके बाद हमारे पास आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो यंत्र है उसका इस्तेमाल होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ठीक है, एनीमोमीटर और बैरोमीटर में यही अंतर है कि ये वायु की गति और दिशा को मापता है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय, वायुमंडल में कितना दाब हवा के कारण है तो वो उसको मापता है। फिर उसके बाद आता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जो है वो ऊष्मा की मात्रा को मापता है। इसमें दोनों रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हम देख सकते हैं। एक परिवर्तन से दूसरे परिवर्तन में जाने के लिए कितनी ऊष्मा, मतलब अगर हम बात करें सिस्टम और सराउंडिंग में जब ट्रांसफर होता है हमारी हीट का, तो उस ऊष्मा को वो मापता है। उसके को हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं। उसके बाद आता है डायनमो। बहुत से बच्चों ने इसका नाम सुना भी होगा। ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर भी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ये ऐसा यंत्र है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी, किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है वो हमारे पास क्या हुआ, डायनमो। उसके बाद आता है एंडोस्कोप। इसके बारे में भी बहुत से बच्चों ने सुना होगा। एंडोस्कोपी, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई हमारा रिलेटिव अगर बीमार होता है, हमारा फ्रेंड बीमार होता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपके हमें शरीर के अंदर देखना पड़ेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है उसके अंदर, तो उसके लिए वो सुजेस्ट करते हैं कि आपको एंडोस्कोपी करानी पड़ेगी। तो एंडोस्कोपी जो करते हैं वो एंडोस्कोप की हेल्प से करते हैं। इसमें क्या होता है कि मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए इस यंत्र का इस्तेमाल होता है। एक ट्यूब होती है, ट्यूब के आगे लाइट होती है और उसके आगे जो ट्यूब होती है उसमें एक कैमरा भी लगा होता है। जब वो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमें अंदर के जो हमारे शरीर के भाग हैं वो हमें दिखाता है और डॉक्टर को पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या दिक्कत है और उस हिसाब से वो हमें मेडिसिन देते हैं। तो उसके बाद आता है फेदोमीटर। फेदोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। इससे हम समुद्र की गहराई माप सकते हैं। समुद्र की जो सतह है उससे नीचे जमीन कितनी गहराई के नीचे जमीन है, वो हम समुद्र की गहराई से माप सकते हैं। उसके बाद आता है हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में। एक है हाइड्रोमीटर, एक है हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो जो हाइड्रोमीटर है वो द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए यंत्र है। अपेक्षिक घनत्व का मतलब है उसकी रिलेटिव डेंसिटी मापने के लिए यंत्र है। जो हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर हमारा वायुमंडलीय आर्द्रता, जो ह्यूमिडिटी, जो हमारे पास वायु में नमी पाई जाती है, उसको मापने के लिए यंत्र है हाइग्रोमीटर। तो इन दोनों का ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही यंत्र। उसके बाद आता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर यंत्र का इस्तेमाल होता है दूध की शुद्धता को मापने के लिए। लैक्टोमीटर से आपने एक और चीज याद रखनी है कि जो दूध में एक एसिड, एक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड पाया जाता है। यहां से भी प्रश्न बनता है। उसके बाद आता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर जो यंत्र है वो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए यंत्र है। ये ध्यान रखना है आपने, किसको मापता है ये, दूरी को मापने। कई बार यहाँ पे गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी भी लिखा जाता है, कई बार वाहनों के पहियों की। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं उसमें ये यंत्र लगा होता है और ये हमें बताता है कि हमारी गाड़ी जो है कितनी दूरी उसने तय की है। उसके बाद आता है सिस्मोग्राफ। बहुत ही जरूरी, बहुत से एग्जाम में ये आता है सिस्मोग्राफ।
किसके लिए इसका यूज होता है? हमने देखा भी है कि जब भूकंप आता है तो रिक्टर पैमाने पे हमें बताया जाता है कि कितने तीव्रता का जो भूकंप आया था, तो वो हमें कौन बताता है? सिस्मोग्राफ से हमें पता चलता है। ये हमें किसके बारे में बताता है? भूकंपीय तीव्रता के बारे में बताता है। उसके बाद आता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर गाड़ी तो हम सब चलाते ही हैं मैक्सिमम लोग, या हमने देखा होगा। तो स्पीडोमीटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? मोटर गाड़ियों की गति को मापने के लिए कि किस गति से हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं। उसके बाद आता है स्टेथोस्कोप। इसके बारे में भी सबने सुना ही होगा। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर के पास, तो उनके गले में, डॉक्टर के गले में एक यंत्र हमेशा हमें देखने के लिए मिलता है, जो हमारी चेस्ट में जो हमारा हार्ट है या हमारे जो फेफड़े हैं, उसमें से आवाज को सुनने के लिए जो कानों में लगाते हैं, तो उसके लिए इसका यूज होता है, इस्तेमाल होता है स्टेथोस्कोप। तो यंत्रों को देखने के बाद अब हम देखेंगे कि कुछ हमारे जो भौतिकी शास्त्री थे, उनका योगदान रहा इस क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, और उन्होंने बहुत सी चीजों की खोज की। तो ये प्रश्न भी बहुत से एग्जाम में आता है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे आते हैं भौतिक शास्त्री सीवी रमन जी, जिनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उनका जो योगदान रहा वो अणुओं द्वारा प्रकाश का असंगठीय प्रकीर्ण के लिए रहा। मतलब इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हमें बताया था कि किस तरह से किसी मैटर या फिर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल के साथ जब लाइट टकराती है तो उसके बाद वो किस तरह से स्कैटर होती है। तो इसके बारे में हमें सीवी रमन जी ने बताया था, और इस चीज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद आता है गैलीलियो। गैलीलियो ने हमें जड़त्व का नियम दिया था। जड़त्व मतलब इनर्शिया का नियम दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे कहते हैं। उसके बाद आता है क्रिश्चियन हाइगेंस। इन्होंने हमें प्रकाश का तरंग सिद्धांत के बारे में बताया था। इस फील्ड में इनका योगदान रहा। उसके बाद आते हैं सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन जी का नाम तो सबने सुना ही है। तो इन्होंने हमें गुरुत्वाकर्षण का ब्रह्मांड नियम और गति के नियम, जो इन्होंने गति के 3 नियम हमें बताए हैं। और जो हम ग्रेविटी के बारे में इतना सुनते हैं, जो बहुत ही प्रचलित एक कहानी भी है कि उनके सिर के ऊपर सेब गिरा। तो इस तरह से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के बारे में हमें बताया। कुछ लोग कहते हैं कि अगर उनके जो नए नए बच्चे आते हैं पढ़ने, तो वो कहते हैं कि उनके सिर के ऊपर सेब की जगह पत्थर गिरा होता तो हमें ये चीजें पढ़नी ही नहीं पड़ती। तो ऐसा नहीं है, अगर वो नहीं होते तो कोई और होता, उनके सिर के ऊपर सेब नहीं गिरता तो किसी और के ऊपर गिरता। ये प्रकृति का नियम है, जो होना है वो निश्चित है, उसको कोई भी नहीं टाल सकता। ये नियम आने ही थे, इसके बारे में हमें पढ़ना ही था, और आज हम इन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद आते हैं डब्ल्यू के रॉटसन, विलियम रॉटसन। इन्होंने हमें एक्सरे किरणों, जो एक्स किरणें हैं, एक्सरेज हैं, जो जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर हमारी हड्डी टूट जाती है या फ्रैक्चर होता है, तो हमारा सबसे पहले एक्सरे कराया जाता है। तो ये विलियम रॉटसन जी ने इसकी खोज की थी। उसके बाद आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। प्रकाश का विद्युत प्रभाव की व्याख्या व अपेक्षिक सिद्धांत। इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमें बताया। क्वांटम मैकेनिक्स की जो शुरुआत, क्वांटम फिजिक्स की जो शुरुआती दौर में इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमें बताया, जिसके लिए इन्हें भी नोबेल प्राइज दिया गया था। उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने हमें परमाणु का नाभिकीय मॉडल, हमें उसके बारे में बताया, मतलब एटॉमिक मॉडल के बारे में हमें इन्होंने बताया। उसके बाद आते हैं सत्येंद्रनाथ बोस जी। ये भी भारत के रहने वाले थे। तो इन्होंने क्वांटम स्थैतिकी में अपना योगदान दिया। क्वांटम स्टैटिक्स में इन्होंने योगदान दिया। इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के साथ भी काम किया था, उनके साथ भी जिसके बारे में हम सुनते भी हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ काम किया था, जिसके बारे में हमने अपनी पहली क्लास में देखा था कि तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन चीजों को देख सकते हैं। अभी तक आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो हम बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से आपके लिए सारी चीजें लेके आ रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से डेडिकेट होकर अपनी तैयारी कीजिए। आपको आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।